इवनिंग। तो कहते विजन की 13 फरवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। इसरो टेस्ट सैटेलाइट्स डेवलप्ड बाय प्राइवेट सेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कवर होगी। अभी क्या किया है इसरो ने, जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो सैटेलाइट्स डेवलप की गई है उसे इसरो ने क्या किया, टेस्ट किया है। ठीक है, तो अभी क्या किया, कुछ कंपनीज या एकेडमिया के द्वारा जो सैटेलाइट्स को डेवलप किया गया है उसको टेस्ट किया गया है। कहाँ पे किया गया है? इसरो के उर्राव सैटेलाइट सेंटर में। अभी तक इसरो ने क्या किया था, इसरो हमेशा कभी भी मैन्युफैक्चरिंग में जो हेल्प लेता था, ठीक है, या फैब्रिकेशन डिफरेंट पार्ट्स जो भी मतलब कि सैटेलाइट्स के वेरियस पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर फैब्रिकेशन होती है, उनकी सिर्फ हेल्प लेता था इन इंडस्ट्री से। ठीक है, मतलब कि फुली मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए नहीं कभी बोलता था, लेकिन ओनली कुछ फैब्रिकेशन या मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प लेता था। ठीक है, इससे पहले आत्मनिर्भर भारत में भी हमने ये बोला था कि हमें स्पेस प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर के रोल को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। इसलिए उसके लिए अनाउंस किया गया है कि इसमें हमें आत्मनिर्भर भारत में हमें सैटेलाइट्स में, लॉन्चेस में और स्पेस बेस्ड सर्विसेज में भी हमें इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर को उसमें लेके आना है। अभी अगर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा किसमें, इस सेक्टर में, तो क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहले क्या है, इंडिया की जो अभी नीड्स है एज पर जैसे अमर्जिंग न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे चेंजिंग टेक्नोलॉजी सिनेरियोस, डिजिटलाइजेशन, तो जो एमर्जिंग एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में जो हमारी नीड्स है उसको जो प्राइवेट सेक्टर वो बहुत अच्छे से पूरी कर सकता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू अगर प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करेगा तो इससे हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होगा। अब अगर हम नंबर ऑफ सैटेलाइट ज्यादा बनाएंगे तो ऑफकोर्स हम ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट भेजेंगे भी, ठीक है, अपने स्पेस में भेजेंगे और हम इवन की एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी और पर्टिकुलर कंट्री की इंडिया हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये सब होगा, इससे क्या होगा, हमारी स्पेस इकोनॉमी बूस्ट होगी। इसके अलावा इसरो फोकस कर सकता है को रिसर्च पे। ठीक है, जैसे हमारा वो चंद्रयान 2 जा फेल हो गया। ठीक है, अभी क्या उसका फेल का क्या रीजन है, या फिर आगे ऐसा चीज ना हो जिसमें वो रिसर्च कर सकता है, या डीप स्पेस मिशन इनमें क्या कर सकता है, फोकस कर सकता है। इसके अलावा क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो बिल्कुल ऑन द डेट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उनको हम असेस कर सकते हैं और लेटेस्ट इनोवेशंस हमारी रहेंगी। ठीक है, अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम क्या कर सके, प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है वो स्पेस में क्या कर सके, बढ़ा सके। सबसे पहले न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये कमर्शियल नाम है किसकी, इसरो की, ताकि हम क्या कर सके, कुछ इसमें हम क्या करें, जो इसरो है वो कुछ टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करिए इस इंडस्ट्री पे। ठीक है, तो मेरी आपको बात समझ में आएगी। जो न्यू स्पेस NSIL भी बोलते हैं, ये क्या है, कमर्शियल आर्म है किसकी, इसरो की। इसके अलावा एक एंट्रिक्स है जो किसकी, इसरो की कमर्शियल आर्म है। ठीक है, ये सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है, एंट्रिक्स है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर, इसको भी डेवलप किया गया, एस्टेब्लिश किया गया ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कर सकें। ठीक है, और इनकी जो भी हेल्प है वो हम कर सकें। इसके अलावा एंट्रिक्स, आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया, ये मार्केटिंग आर्म है इसरो की, जो क्या करती है, जो भी इंडिया के जो स्पेस प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करती है और उनको कमर्शियलाइज करती है। इसके अलावा अभी आपको ये पता ही न्यूज में था बेंगलोर में कि स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क को सेटअप किया गया, जहां पे वेरियस फैसिलिटीज को सेटअप करेंगे जो कि इंडस्ट्रीज के द्वारा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के द्वारा यूज किया जाएगा। इसके अलावा रिसेंटली एक ड्राफ्ट रिलीज किया था, दैट इज द ह्यूमंस इन स्पेस प्रोजेक्ट 2021, जिसमें यही है कि स्पेस सेक्टर में लोग अपने स्टार्टअप्स को बढ़ाएं। स्टार्टअप्स मतलब कि आपको पता है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एनवायरमेंट है किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा जो यूथ है या फिर जो इंडिया है वो स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में भी क्या करे, प्लान करे और लोकल इंडस्ट्री की अपनी पार्टिसिपेशन स्पेस सेक्टर में बढ़ाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में होगा। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया रेटेड एज बेस्ट अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन फॉर फर्म्स रीलोकेटिंग फ्रॉम चाइना। गाइस ये जो हमारी न्यूज है इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्यों इकोनॉमी में क्यों कवर होगी, देखो गाइस आपको पता है कोरोना आया, कोरोना की वजह से क्या है, मतलब कि जो पूरा जो वर्ल्ड था वो कहीं ना कहीं एंटी चाइना हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, हर कंट्री ने सोचा कि हम क्या करें, अपनी जो कंट्रीज है, इवन जापान ने तो अपनी 75% से ज्यादा जो फर्म्स है उनको रीलोकेट कर चुका है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो डिफरेंट कंट्रीज की जो चाइना में फर्म्स थी, तो उन्होंने देखा कि इंडिया इज द बेस्ट अल्टरनेटिव जहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी फर्म को रीलोकेट कर सकते हैं। तो इसका तो सबसे पहला रीजन ये है कि इंडिया में जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऊपर से यहाँ पे चीप लेबर ये सब क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, तो बाकी हम पढ़ते हैं पूरा न्यूज में क्या है। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट है जिसमें ये बोला गया इंडिया और इंडिया के जो वियतनाम है उनको बेस्ट अल्टरनेटिव माना गया है उन कंपनीज के लिए जो अपनी कंपनी को रीलोकेट करने का प्लान कर रहे हैं, अगर वो चाइना के बाहर ऑपरेट करना चाह रहे हैं। यूएस चाइना के ट्रेड वॉर की वजह से कंपनी स्पेशली जो यूएसए की हैं वो अपनी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पे रिड्यूस कर दी है। और इसके अलावा कोविड-19 पेंडेमिक में मतलब कि देखो इसके
तो देखो जब कोविड-19 पेंडेमिक नहीं आया था उससे पहले क्या था, यूएसए और चाइना का ट्रेड वॉर था, जिसकी वजह से जो यूएसए की जो कंपनीज थी चाइना में, उन्होंने क्या किया, यूएसए ने क्या किया, अपनी जो डिपेंडेंसी वो चाइना पे कम करके क्या किया, इंडिया में रिलोकेट किया। फिर उसके बाद क्या, कोविड-19 पेंडेमिक आया। कोविड-19 पेंडेमिक आपको पता है चाइना में शुरू हुआ, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शन थी। पूरा वर्ल्ड जो डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के लिए, डिफरेंट गुड्स सर्विसेज के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट था, वो डिसरप्ट हुआ, जिसकी वजह से ये बताया कि अगर एक्सेसिवली हम चाइना पे डिपेंड होते हैं तो इसकी वजह से हमारी पूरी वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो सकती है। ठीक है, इवन कि जो हमारा जो क्रूशियल जैसे हमारा जो फूड है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारी उसकी हंगर भी रेस हो सकती है। इसके अलावा अगर चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, इंडिया और वियतनाम को बेस्ट अल्टरनेटिव माना जाए। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर था, नॉट ओनली कोरोना, इससे पहले यूएस चाइना ट्रेड वॉर भी एक फैक्टर है, सेकंड कोविड-19 पेंडेमिक, थर्ड क्या है कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ रही थी। इसके अलावा अगर इंडिया में अगर जो फर्म्स है वो रिलोकेट होती हैं तो इंडिया को एडवांटेज क्या है, ठीक है, इंडिया का क्या एडवांटेज, उनको क्या मिल रहा है कि इंडिया में वो रिलोकेट करें। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक कोस्ट है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपको पता है इंडिया 7th रैंक है कि वो अट्रैक्ट करता है इतना ज्यादा एफडीआई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो डेवलप्ड इकोसिस्टम है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए, जैसे फार्मास्यूटिकल के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, ऑलरेडी यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इसके लिए जो इकोसिस्टम है ऑलरेडी डेवलप्ड है। स्किल्ड वर्कफोर्स आपको यहाँ मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कितनी अनएम्प्लॉयड है, सब पढ़ लिख के आराम से क्या बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड बैठे, तो स्किल्ड लेबर आपको यहाँ मिलेगी। इसके अलावा ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको मतलब कि यहाँ पे इतनी डोमेस्टिक मार्केट है, कोई भी प्रोडक्ट अगर बनेगा, मैन्युफैक्चर होगा, तो उसकी बहुत अच्छी सेल आप कर सकते हो विद ग्रोइंग डिस्पोजेबल इनकम। इसके अलावा जो लो लेबर कॉस्ट है, ये मैंने अभी आप डिस्कस कर चुके हो, ठीक है। क्या इंडिया के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट है या जो डिफरेंट फर्म्स है उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आओ भी आप हमारी इंडिया में आके अपनी फर्म्स को लोकेट करो। सबसे पहले हमने क्या किया, जो कॉर्पोरेट टैक्स है उनको रिड्यूस किया ताकि हम कंपनीज को अट्रैक्ट कर सके। इसके अलावा हम प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम को स्टार्ट किए 10 सेक्टर्स में, हमने कल या परसों भी पढ़ा था, ताकि हम उस पर्टिकुलर सेक्टर की जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट कर सके और उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। लैंड पूल, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं विद को जो बेसिक फैसिलिटीज है, पावर की, वाटर की, रोड से, ये सब हम प्रोवाइड करेंगे, जो बिजनेस को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इसके अलावा हमारा आपको पता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हमने क्यों चलाया हुआ है, ताकि आपको पता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक करता है। अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अच्छा होगा तो अल्टीमेटली जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी अच्छा होगा। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की वजह से हमारा जो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा हो रहा है। इसके अलावा सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव है जो इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया के द्वारा प्रपोज किया गया, ताकि अपनी चाइना पे जो डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस की जाए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, यूएन कमिटी फॉर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी एंडोर्सेस फर्स्ट एवर वॉलंटरी गाइडलाइंस टू एंड हंगर, ठीक है। तो यूएन की जो कमिटी है वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी ने, उसने पहली बार क्या कुछ गाइडलाइन स्टार्ट करी है ताकि हम किस तरह से हंगर को एंड कर सके। देखो ये जो हमारी न्यूज है सोशल इश्यूज में कर रही है, क्योंकि ये जो काम हो रहा है वो सोसाइटी के लिए हो रहा है, ठीक है। गाइडलाइन इसलिए डेवलप की गई ताकि हम उन कंट्रीज को सपोर्ट कर सके वहां से हंगर को इरेडिकेट करने में और मॉल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करने में, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 के अंडर आता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव फूड सिस्टम अप्रोच यूज करेंगे, मतलब कि किस तरह से जो भी पूरा जो हमारा किस तरह का प्रोसीड्यूर है, क्या हमने जो अपना प्लानिंग की है उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे ताकि हम जो हंगर और जो मॉल न्यूट्रिशन है उसको हम रिड्यूस कर सके, इरेडिकेट कर सकते हैं, स्पेशली जिन कंट्रीज में सबसे ज्यादा प्रीवेलेंट है, ठीक है। रिकमेंडेशन जो दी है यूएन कमिटी ने, उसका एम क्या है कि हम क्या करेंगे, जो पॉलिसी फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस करेंगे। मतलब कि हम क्या करते हैं, जैसे अगर किसी कंट्री में है, जैसे अगर सपोज करो आपने कोई प्लान बनाया, तो आप क्या करोगे, डिफरेंट अगर आपने सोचा कि 10 आपने पॉइंट्स बनाए, आपने सोचा हम 10 फ्रेंड्स में बांट देंगे, भाई तू ये काम कर, तू ये काम कर, मैं ये काम करूंगा, ठीक है। तो इनने जो यूएन कमिटी ने बोला कि नहीं, हम क्या करेंगे, जो प्लान्स को फ्रेगमेंट कम करेंगे। क्यों, जब डिफरेंट सेक्टर में बढ़ जाता है तो काम हो नहीं पाता है, ठीक है। तो सिंपल बात ये, उन्होंने बोला था कि हम पॉलिसी फ्रेगमेंटेशन नहीं करेंगे बिटवीन डिफरेंट सेक्टर, और हम एड्रेस करेंगे इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। गाइडलाइंस में 7 मेन एरियाज है जिसपे फोकस किया गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट, डेमोक्रेटिक, अकाउंटेबल गवर्नेंस, मतलब कि इससे रिलेटेड जो भी हम काम कर रहे हैं टू एंड हंगर, इससे रिलेटेड जो भी गवर्नेंस हो रहा है उसको ट्रांसपेरेंट रखनी है। इसके अलावा सस्टेनेबल फूड सप्लाई चेन रखनी चाहिए ताकि हेल्दी डाइट्स हम लोगों को प्रोवाइड कर सके, इक्वल और इक्विटेबल असेस हो सके हेल्दी डाइट्स का थ्रू आउट द सस्टेनेबल फूड सिस्टम। इसके अलावा फूड सेफ्टी होनी चाहिए अक्रॉस सस्टेनेबल फूड सिस्टम। पीपल सेंटर्ड न्यूट्रिशन, नॉलेज, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पे फोकस किया गया, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट अक्रॉस फूड सिस्टम, इस पे फोकस किया गया।
रेजिलियंट फूड सिस्टम इन ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट। मतलब ह्यूमैनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है, लाइक अगर कोई वहां पे कोई सिविल वार हुआ या कोई डिजास्टर हुआ है तो उसकी वजह से जो फूड सिस्टम आपका डिस्टर्ब हुआ है उसको आप कितनी जल्दी रिकवर करते हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अभी क्या है, FAO दैट इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 130 मिलियन लोग और ज्यादा हंगर में गए हैं कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, और इसके अलावा जो 3 बिलियन पीपल है वो हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर पाते। गाइडलाइंस ने ये भी बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ अपने वर्क को क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल बॉडीज के साथ क्या जोड़ के करना चाहिए, जैसे UN डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन इसके साथ। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो CFS दैट इज अ कमिटी फॉर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी, ये है कि एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है जो किस लिए काम करती है, ताकि टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन टू ऑल। बाकी इसको होस्ट और को फंड किया जाता है किसके द्वारा, UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। जो एक्चुअली में जो कमिटी फॉर वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी है, ये इसको फंड कौन करता है, इसको UN FAO ही करता है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट न्यूज है अपनी, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम स्प्रेड्स टू 100 डिस्ट्रिक्ट इन सेकंड फेज। ठीक है, तो ये तो कोई सोशल स्कीम थी जो अगली 100 डिस्ट्रिक्ट्स में और ज्यादा स्प्रेड हुई है इसके सेकंड फेज में। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं विज्ञान ज्योति क्या है। देखो विज्ञान आपको नाम से समझ में आ रहा है, इट्स लाइक साइंस। ठीक है, ज्योति का मतलब उसको हमें लाइक स्प्रेड करना है। ठीक है, उस लोगों को हमें अवेयर करना है एज पर साइंस। ठीक है, तो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम का मतलब यही ताकि हम STEM को प्रमोट करें। STEM का मतलब क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन 4 फील्ड्स में लोगों को इसको प्रमोट कर सके और स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स को लर्निंग लेके आ सके और उनको इंस्पायर कर सके टुवर्ड्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स करियर, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना सके उन मेरिटोरियस गर्ल्स को जो 9th to 12th क्लास में है, कि हम उनको एनकरेज कर सके कि आप हायर एजुकेशन इन फील्ड में करो, किसमें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स। देखो आजकल क्या है, आजकल एक मिथ चल चुका है कि भी इंजीनियरिंग की अब कोई वैल्यू नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, तो इसलिए क्या कहा जाता है कि इंजीनियरिंग की वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं देश चलता ना। हमें क्या करना है, हमें अपनी हायर एजुकेशन को अपग्रेड करना है। ठीक है, नो डाउट हर बंदा अपना फ्यूचर के बारे में सोचता है और वो अपनी जगह सही भी है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, कभी भी साइंस टेक्नोलॉजी की जो एक उसका जो वो है उसको हमें कभी कम नहीं समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको कोई वो नहीं कर सकता, compete नहीं कर सकता। ठीक है, आपके पास जो भी टेक्नोलॉजी है, सॉल्यूशंस है, वो सब आपके पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग की वजह से ही आई है। ठीक है, तो इसमें इसलिए चलाया गया ताकि हम गर्ल्स को क्या कर सके, एनकरेज कर सके, स्पेशली जो 9th to 12th गर्ल्स क्लास में है, उनको बोल सकें कि आप क्या करो, अगले अपने हायर एजुकेशन के लिए परस्यू करो इस सेक्टर में। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च की गई है इन कोलैबोरेशन विद IBM आपको पता होगा एक कंपनी है, MNC है, जो कि 2019 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, प्रोग्राम में क्या करते हैं, हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, विजिट टू नियर बाय साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, साइंस कैंपस, लेक्चरर्स फ्रॉम एमिनेंट वुमेन साइंटिस्ट एंड करियर काउंसलिंग। ठीक है, इसके अलावा जो ये ऑलरेडी जो विज्ञान ज्योति स्कीम है, ऑलरेडी 50 जवाहर नवोदय विद्यालय में रन हो रही है। आपको पता है ना, नवोदय सेंटर्स होते हैं, मतलब कि 9th क्लास के बाद जहाँ पे बच्चे बाहर के पढ़ते हैं, तो ये स्कीम वहाँ पे ऑलरेडी चल रही है और अभी इसे एक्सपेंड किया गया है टू 50 मोर जवाहर नवोदय विद्यालय में फॉर द ईयर 2021-22। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई। अभी ये 50 नवोदय सेंटर्स में चल रहा है और अभी इस स्कीम को एक्सपेंड करके और 50 सेंटर्स में चला दिया गया। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स 2019 के अकॉर्डिंग इंडिया में देखा जाए, इंडिया में ओनली 16.6% वुमेन रिसर्चर्स है जो डायरेक्टली एंगेज है किसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में, जिसमें ये चो रहा है कहीं ना कहीं जो वुमेन है वो बहुत, उसकी जो नंबर है वो बहुत कम पार्टिसिपेशन है किसमें, साइंस टेक्नोलॉजी सेक्टर में। ठीक है, मतलब आपको पता है वुमेन का, इवन की मेन भी क्या है, हायर एजुकेशन की तरफ इतना नहीं जाते, तो वुमेन की बात तो बहुत कम है। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल देखो तो उसमें भी क्या है, जितना भी हमारा, पहली बात अगर हम इंडिया का शेयर देखें तो इंडिया का शेयर हायर एजुकेशन में, R&D में बहुत ही कम है, और उसमें तो वुमेन का शेयर और भी कम है, ओनली 16.6% है। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही होगा रीजन क्या है कि वुमेन का जो लो पार्टिसिपेशन रेट है हायर एजुकेशन में क्यों हो सकता है। ठीक है, रीजन क्या है, स्टीरियोटाइप्स है, सोसाइटी करे यार लड़की इतना पढ़ के करेगी क्या। ठीक है, या उनके पास रिसोर्सेज का इतना सेस नहीं है, या उनके पास करियर ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फैमिली इशू है कि यार अब तो लड़की की शादी की उम्र हो गई, इसकी शादी कर दो। ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब, क्योंकि आपको पता ही है अगर आपको हायर एजुकेशन करनी होगी तो ऑफकोर्स आपकी एज बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है 21-22 साल तक तो आजकल मतलब कि क्या होती है, ग्रेजुएशन होती है, फिर आप मास्टर्स करोगे, फिर आप PhD करोगे, तो ऐसे करते करते आराम से 28-29 साल के हो जाओगे। ठीक है, तो भाई ठीक है, तो अब तो इंडिया है। इसके अलावा इस रीजन की वजह से क्या है, हायर स्टडीज में बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, साइंटिफिक जॉब्स में कम देखने को मिला है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब लोग नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो वर्क
एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क और रिजाग्नेशन फ्रॉम द जॉब, ठीक है। और अगर कोई इस सेक्टर में जॉब करता है तो या तो कोई मतलब काफी लंबे टाइम तक एब्सेंट रहता है या फिर रिजाइन कर देता है, ठीक है। अब क्या स्टेप्स लेके हैं ताकि हम वुमेन को प्रमोट कर सके साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स फील्ड में। सबसे पहले एक किरण स्कीम को लॉन्च किया गया, दैट इज द नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू न्यूट्रिशन, ताकि वुमेन साइंटिस्ट को एनकरेज कर सके थ्रू वेरियस प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एक वुमेन साइंटिस्ट स्कीम को किरण स्कीम के अंडर क्या किया था, लॉन्च किया गया था, जो उन करियर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है इंक्लूडिंग फेलोशिप। इसमें मेनली हम अनएम्प्लॉयमेंट जो वुमेन साइंटिस्ट हैं टेक्नोलॉजी, उनको हम क्या करते हैं, फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन देखो जो वुमेन साइंटिस्ट है, इवन की लाइक आई एम ऑल्सो लाइक मैं भी IIT रुड़की में पढ़ रही हूँ, तो आई एम ऑल्सो डूइंग PhD, तो हमें पता है इसका वुमेन साइंटिस्ट स्कीम के अंदर। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो इसमें जो लाइक लेडी जिसकी एज थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, मेनली अबाउट आई थिंक 30 to 45 के बीच में, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है और इसमें अच्छा खासा उनको फेलोशिप दी जाती है, नियर अबाउट 55,000, ठीक है, प्लस HRA अलग से, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी इसलिए देती है गवर्नमेंट, या फिर फेलोशिप इसलिए देती है ताकि हम वुमेन को अट्रैक्ट कर सके कि हाँ अगर आपका गैप हो चुका है आफ्टर योर मैरिज और एनीथिंग एल्स, ठीक है, टू फैमिली, तो आप उसको कंटिन्यू कर सको, रिज्यूम कर सको। इसके अलावा क्यूरी प्रोग्राम चला गया, दैट इज द कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन वुमेन यूनिवर्सिटीज। ये प्रोग्राम इसलिए था ताकि हम क्या कर सके, जो वुमेन यूनिवर्सिटीज है ना, उसमें R&D के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, ठीक है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल ब्लैक होल्स इन क्लस्टर, ठीक है। अगेन गाइस ये जो हमारी न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। देखो गाइस अभी क्या किया है, देखो नासा का जो हबल टेलीस्कोप है उसने डिस्कवर किया है कि कुछ स्मॉलर जो ब्लैक होल्स का कंसेंट्रेशन है कहाँ पे, ग्लोबुलर क्लस्टर NGC 6397 में इसको डिस्कवर किया है कि यहाँ पे ब्लैक होल्स की कंसेंट्रेशन है इंस्टेड टू वन सुपर मैसिव ब्लैक होल। मतलब कि अभी हमने कुछ दिन पहले एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में पढ़ा था, इसमें अभी जो नासा का हबल टेलीस्कोप है उसने डिस्कवर किया कि नहीं, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल नहीं है, बल्कि उसके अलावा क्या है, मतलब कि ज्यादा अमाउंट में स्मॉल ब्लैक होल्स हैं जो इसमें स्थित है, ठीक है। जो ग्लोबुलर क्लस्टर्स होते हैं ये एक्सट्रीमली डेंस स्टेलर सिस्टम होते हैं जो स्टार्स को अपने पास रखते हैं, और जो ये इकट्ठे क्लोजली पैक्ड, मतलब कि जो ब्लैक होल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, इकट्ठे हैं, ठीक है। ये रफली क्या होता है, स्फेरिकल होते हैं शेप में, और इसमें जो मतलब कि जो एक ब्लैक होल होता है, दे कंटेन 100,000 एंड समटाइम मिलियन ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो इसमें इतना ज्यादा होता है, ठीक है। ग्लोबुलर क्लस्टर्स में कुछ ओल्डर स्टार्स होते हैं गैलेक्सी में, तो ये मतलब कि हिस्ट्री में तो दे हैव फॉर्म अर्ली इन दिस हिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इनको स्टडी करेंगे तो इससे हम ये बता सकते हैं, इससे हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि यूनिवर्स की क्या एज है, या ये फिगर आउट कर सकते हैं कब जो गैलेक्सी, वेयर द गैलेक्सी का सेंटर एक्चुअली में कहाँ लाई करता है, ठीक है। आपको पता होगा ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल वो स्पेस होता है, स्पेस में वो प्लेस होता है जहाँ पे ग्रेविटी नहीं, मतलब कि इवन भी लाइट भी वहां से मतलब क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि मैटर जो होता है वो टीनी स्पेस पे स्थित हो जाता है। और ये व्हेन अ बिग स्टार, और ये कब होता है, जब कोई जो बिग स्टार है वो मरता है, ठीक है, तो ये तब होता है, ठीक है। ये हमने वैसे ब्लैक होल के बारे में काफी बार डिस्कस किया है, ठीक है, तो आपको पता होगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, अगर ब्लैक होल्स के भी डिफरेंट साइज होते हैं, 3 कैटेगरीज में होते हैं। एक तो टीनी ब्लैक होल होते हैं जो कि एक एटम के साइज में होते हैं, एक स्टेलर मास ब्लैक होल होते हैं जो सन के मास से कुछ थोड़े से ज्यादा होते हैं, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं जो सन के मास से मिलियन ऑफ टाइम्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपसे ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है, क्योंकि ब्लैक होल से रिलेटेड न्यूज हम काफी बार पढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने छोटी छोटी न्यूज पे। IIP दैट इज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। अभी क्या किया है, IIP पॉजिटिव आया है दिसंबर में आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग बाय 1.9% इन नवंबर। देखो गाइस सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता क्या है। ये मेनली क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को ट्रैक करता है इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देखो आपको पता है जैसे हमारा एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है तो मेनली तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती है उनको क्या करता है, उनके इंडेक्स को ट्रैक करता है, ठीक है। इसमें मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं IIP के, आपको पता होगा। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एक होता है माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इनकी वेटेज कितनी होती है मैं आपको बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग की वेटेज होती है 77.63% होती है, माइनिंग की होती है 14.37% और इलेक्ट्रिसिटी के 7.9%। देखो अगर जो स्टेट पीसीएस एग्जाम है उसमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं IIP किस पे डिपेंड करता है 3 में, तो आपको 3 ये नाम पता होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। और इनका वेटेज सबसे ज्यादा किसका होता है, मैन्युफैक्चरिंग का होता है, फिर माइनिंग का होता है और फिर सबसे कम होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, नेचुरल गैस रिफाइनरी, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जो नियरली अबाउट इसका जो IIP में जो इसका वेटेज होता है वो नियर अबाउट कितना
40% है। ये जो IIP का डाटा है वो कंपाइल और पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? CSO, दैट इज द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो किसके अंडर है? MOSPI, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और ये जो IIP का डाटा है मंथली पब्लिश होता है, ठीक है। तो अगर इसमें आपने देखा तो अगर हम स्टैटिक नॉलेज देखें तो क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है? IIP किस किस पर डिपेंड करता है? वेटेज किसकी कितनी है? कब रिलीज होता है? मंथली होता है। किसके द्वारा? CSO अंडर MOSPI के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो 8 कोर सेक्टर है उनकी वेटेज कितनी है? नियर अबाउट 50%, ठीक है। तो अभी ये न्यूज में इसलिए था कि IIP जो था वो नवंबर में 1.9% कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, लेकिन अभी दिसंबर में वापस क्या हो गया? वो पॉजिटिव हो गया, पहले नेगेटिव चला गया था, ठीक है। नेक्स्ट डिजी लॉकर, ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ाई थी, मैंने डिजी लॉकर क्या है? देखो डिजी लॉकर एक इनिशिएटिव है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का, किसके अंडर? डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंदर, ठीक है। इसका एम क्या है कि हम सिटीजन्स को डिजिटली एम्पावर कर सके और उनको ये बोल सके कि जो आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? डिजिटली आप क्या कर सकते हो? चीजों को लॉक कर सकते हो, ठीक है। इट एम्स एट डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट टू सिटीजन्स डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट, ठीक है। इस डिजी लॉकर के थ्रू क्या है? जो सिटीजन्स हैं वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी, एनीवेयर, लीगली एट पार विद ओरिजिनल, ठीक है। अभी क्या है? जो IRDAI है, दैट इज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को एडवाइस किया है कि अपने डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसीज को इशू करो कहां पे? डिजी लॉकर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है आयुष संवाद कैंपेन, दैट इज द माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, किस पे? आयुर्वेदा पे और कोविड-19 पैंडेमिक में। इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि दिल्ली में है, और इसको सपोर्ट किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। ऑफकोर्स आयुर्वेदा है तो आयुष की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस कैंपेन का एम क्या है कि हम क्या कर सके? जो इंडिया की 1 करोड़ ऑडियंस को हम क्या कर सके? इंफॉर्मेशन क्या करा सके? प्रोवाइड करा सके। ये बेनिफिशियल है इसलिए ताकि लोगों को हम ये बता सके कि आयुर्वेदा की क्या इंपॉर्टेंस है इन फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 और आल्सो आफ्टर कोविड-19 मैनेजमेंट, ठीक है। अब कोविड-19 खत्म हो गया, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया, तो इसको हम उसमें आयुर्वेदा का क्या रोल है उससे हम लोगों को अवेयर करा सकते। देखो आपको पता है इन बिटवीन जब कोरोना चल रहा था लोग कितना ज्यादा गिलोय को कितना ज्यादा लोगों ने मतलब कि उसको बाप दी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आयुर्वेदा की कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट न्यूज है CNG ट्रैक्टर। अभी कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है, उन्होंने कंट्री का फर्स्ट एवर डीजल ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया, कन्वर्टेड टू CNG ट्रैक्टर। मतलब कि आपको पता है ना CNG जो ट्रैक्टर होते हैं मेनली वो डीजल पे चलते हैं, लेकिन पहली बार क्या किया है? CNG ट्रैक्टर को CNG ट्रैक्टर में कन्वर्ट किया। इससे क्या आएगा? ऑफकोर्स आपके CNG की क्योंकि कॉस्ट कम होती है तो लोअर रनिंग कॉस्ट होगा और ये नियरली फ्यूल कॉस्ट पे 1 लाख एनुअली बचा सकता है। एमिशंस भी कम होंगे ऑफकोर्स, ठीक है, और मेंटेनेंस की कॉस्ट भी कम होगी, ठीक है। CNG आप सबको पता होगा ये ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और नॉन टॉक्सिक क्लीन फ्यूल है और नियरली 96% ऑफ मीथेन से बनती है और इसमें कुछ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन के ट्रेसेस होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकल है और जीरो लैंड है, नॉन कोरोसिव, नॉन डाइल्यूटिव, नॉन कंटेमिनेटेड, जिसकी वजह से इंजन की जो लाइफ है वो बढ़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है निमांस स्टडी ऑन एल्कोहल अब्यूज। देखो निमांस एक क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ये बेंगलोर में है। ये मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस का एक एपेक्स सेंटर है हमारी कंट्री का। तो इसने एक स्टडी करी है जिसने रिवील करा है कि अगर आप एक्सेस एल्कोहल कंज्यूम करते हो तो ये कहीं ना कहीं आपके DNA को इरिवर्सिबली चेंज कर, इरिवर्सिबल मतलब कि अगर वो एक बार चेंज हो गया तो वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिएक्शन अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वापस ओरिजिनल स्टेट में लेके आ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर एक बार DNA चेंज हो गया तो वो वापस आपका ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता और ये चेंज क्या है? वो परसिस्ट रहेंगे इवन व्हेन अल्कोहल कंजम्पशन इज स्टॉप, ठीक है। और अगर सोचो अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया, आपका DNA चेंज हो गया, फिर आपने सोचा कि यार छोड़ देनी चाहिए और आपने छोड़ दी, लेकिन उसके बाद ये DNA वापस चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है नीति बॉर्डर उत्तराखंड। अभी क्या जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहा है एक ब्रिज पे ताकि जल्दी ही कनेक्टिविटी को रीएस्टेब्लिश करा जाए विद नीति बॉर्डर, जो अभी आपको पता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में की वजह से इफेक्ट हुआ है, जो ग्लेशियर वहां पे फटा है उसकी वजह से जो नीति बॉर्डर पे जो एक ब्रिज था वो क्या हुआ? डिस्ट्रक्ट हुआ है। तो उसकी कनेक्टिविटी को रीएस्टेब्लिश किया जाए तो उस पर कौन काम कर रहा है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो नीति है एक विलेज है, कहाँ पे? नीति वैली में लोकेटेड है। ये लास्ट विलेज है नियर इंडो टिबेटन बॉर्डर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है लोसर फेस्टिवल। ये तिब्बतन सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को और इसे तिब्बत का न्यू ईयर माना जाता है। कहाँ पे? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। लोसर ये मार्क करता है कि अब खत्म हो गई है सर्दियां और स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया है।
लोसर ट्रेसेस इट्स रूट, जो ये जो कम्युनिटी है ये अपनी रूट कहाँ से ट्रेस करती है, फ्रॉम द प्री बुद्धिज्म ईरा, जब तिब्बत से वो फॉलो करते थे बोन रिलीजन को। आज की लास्ट वन दैट इज द कलारीपयट्टू, ये आपको पता ही होगा, ये मार्शल आर्ट फॉर्म है कहाँ की, केरला की। देखो मैंने लास्ट ईयर आपको PT 365 में आर्ट एंड कल्चर में ये कराया हुआ है। अभी भी PT 365 नेक्स्ट मंथ मार्च में पब्लिश हो जाएगी, तब हम PT 365 के सभी मैगजीन्स कवर करेंगे, ठीक है। तो केरला की मार्शल आर्ट है, इसके जो ट्रेनिंग सेंटर है उनको कलारिस बोलते हैं, और इसको रिलीजियस वर्शिप का भी सेंटर होते हैं। प्राइमरी एम क्या है कि हम क्या कर सकें, माइंड और बॉडी में कोऑर्डिनेशन को बना सकें। ये ऑल्सो फोकस करता है किस पे, ऑन स्पेशलाइजेशन इन इंडिजिनस मेडिसिन प्रैक्टिसेस पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारी डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।